ओके तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेमेस्टर 4। तो बेसिकली सेमेस्टर 4 में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट जिसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं कि डिफ्रैक्शन इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स। तो फिजिक्स में जो नोन फील्ड्स हैं उसमें डिफ्रैक्शन को एक काफ़ी टफ टॉपिक माना जाता है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसे ईजी से ईजी बना के आपको मैं बेसिकली सिखाने की कोशिश करूं। तो आप लोगों को बस मेरा साथ देना होगा, आप लोग को बस फुल अटेंशन देना होगा। आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। सो आप लोग इधर उधर नहीं देखेंगे, सिर्फ मुझे देखते रहेंगे। और अगर आप मेरे साथ आखिर तक बने रहे तो मेरी इतनी गारंटी है कि डिफ्रैक्शन से आपको प्यार हो जाएगा, आपको बहुत मजा आने लगेगा डिफ्रैक्शन के अंदर। लेकिन डिफ्रैक्शन है क्या, आज पहला लेक्चर सिर्फ मैं उसी पे डेडिकेट करने वाला हूँ कि डिफ्रैक्शन आखिर चीज़ क्या है, क्यों होता है डिफ्रैक्शन, ये सब चलता रहेगा, बट डिफ्रैक्शन है क्या। तो मैं शुरुआत करूँगा पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री से, उसके बाद फिर एक सवाल पूछूंगा। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। तो पहले तो हिस्ट्री हो जाए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन। इज दिस थिंग विजिबल इन द वीडियो? सो हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले डिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी एक बहुत ही फेमस पेंटर ने। आपको पता होगा एक बहुत ही फेमस पेंटर था जिसने बनाई है दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग। हु वॉज दैट? लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है, सो लियोनार्डो डा विंसी जो था, जिसने मोनालिसा बनाई थी, मोनालिसा पेंटिंग, याद है? काफ़ी मिस्टीरियस पेंटिंग है, आज भी लोग उसके बारे में बराबर समझ नहीं पाए, बट हम लोग अभी आर्ट्स की बात नहीं, साइंस की बात करते हैं। एनीवे, सो लियोनार्डो डा विंसी जो है, वैसे ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है लियोनार्डो डा विंसी। एक्चुअली इट्स एन इटालियन नेम, इटली का नाम है, इटली कंट्री है ना, वहाँ का नाम है। तो वहाँ पे इसको कुछ अलग बोला जाता है, मैं भी उसे बराबर बोल नहीं पाऊंगा, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। इट्स लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची, ठीक है, ऐसा कहा जाता है इटली में। चलिए, एनीवे, सो लियोनार्डो डा विंसी ने सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट डिफ्रैक्शन, फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट डिफ्रैक्शन। सो बेसिकली आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पेंटर हो कि इसने साइंस की बात कैसे की, तो ऐसा मत सोचिए। इसे भी आप पुराने ज़माने का छोटा मोटा साइंटिस्ट मान सकते हैं, बिकॉज पुराने ज़माने में लोग मल्टीटास्किंग किया करते थे। ही वॉज अ पॉलीमैथ, लियोनार्डो डा विंसी वॉज अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब होता है बहुत सारी फील्ड्स का माहिर होना, बहुत सारी फील्ड का माहिर होना, उसे कहते हैं पॉलीमैथ। तो अगर आप एक से ज़्यादा फील्ड के माहिर हैं तो आप पॉलीमैथ कहलाते हैं। तो ही वॉज अ पॉलीमैथ। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इसने तो खाली जस्ट बात की और बात खत्म हो गई, आई गई बात हवा में उड़ गई। अब आगे इसका साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन किसने दिया? तो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया है फ्रांसेस्को मारिया ग्रिमाल्डी। सो फ्रांसेस्को मारिया ग्रिमाल्डी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया, मतलब इसकी कोई मैथमेटिकल थियरी नहीं दी है, खाली डिस्क्रिप्शन एकदम एक्यूरेट दिया कि अच्छा, मतलब ये चीज़ इस ऐसा जो दिख रहा है, ये जो पैटर्न है वैसा पैटर्न है, जो ये चीज़ है इसे हम कहेंगे डिफ्रैक्शन। ऐसा करके उसने जस्ट खाली क्या किया है कि डिस्क्राइब किया डिटेल में, उसका पूरा मैथमेटिक्स अभी तक बनाया नहीं गया है, जस्ट डिस्क्रिप्शन मिल गया है कि हाँ भाई ठीक है, डिफ्रैक्शन शायद ऐसे होता होगा और कुछ ऐसा है, ये चीज़ अगर ऐसे ऐसे दिखेगी तो ये डिफ्रैक्शन है। तो ये ग्रिमाल्डी ने किया। ग्रिमाल्डी अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत के बाद, ग्रिमाल्डी की मौत के 2 साल के बाद उसकी किताब पब्लिश हुई थी 1665 में।
तो 1665 में उसकी बुक पब्लिश हुई थी उसके मरने के बाद। तो ये डिफ्रैक्शन फेनोमेनन ज़्यादा पॉपुलर हो गया। डिफ्रैक्शन फेनोमेनन पहले इतना पॉपुलर नहीं था। ग्रिमाल्डी के लाइफ टाइम में पॉपुलर नहीं हुआ, ये दुख की बात है, बट ग्रिमाल्डी के मरने के बाद उसकी जब किताब पब्लिश हुई तो लोगों का ध्यान अब डिफ्रैक्शन की तरफ आया और लोगों ने डिफ्रैक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। कुछ और वक्त गुजरा तो उसके बाद आया ऑगस्टिन फ्रेजनेल। तो ऑगस्टिन फ्रेजनेल नाम का एक साइंटिस्ट आया जिसने बहुत ही डिटेल्ड थ्योरी दी है डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप का नाम फ्रेजनेल के ऊपर ही रखा गया है, फ्रेजनेल के ऊपर ही रखा गया है। सो लिसन, डिफ्रैक्शन के जो दो टाइप्स हैं उसमें एक है फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन और एक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं, उसमें से अभी जो चलेगा सबसे पहला वो होगा फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, फिर बाद में होगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, बाद में वो अलग चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर मिला के हमारा वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इतना ही पार्ट है सेकेंड ईयर बीएससी में, फोर्थ सेम में, समझ रहे हैं। वैसे फ्रेजनेल मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, ये तो अंग्रेजी में कहते हैं बट इट्स अ फ्रेंच नेम। फ्रांस में से कहते हैं फ्रेनेल, फ्रेनेल, एस नहीं बोलते, एस को नहीं बोलते फ्रांस में, मतलब इस नाम के अंदर एस यूज नहीं करते हैं फ्रांस में, फ्रेनेल बोलते हैं, फ्रेनेल। सॉरी। सो लिसन, फ्रेजनेल ने या फ्रेनेल ने क्या किया कि डिफ्रैक्शन को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। न सिर्फ इतना बल्कि इसने हाइगेन की जो थियरी थी इसको रिवाइव किया। आप लोगों को याद होगा 12th स्टैंडर्ड में वेव ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में आप लोगों ने दो थियरीज पढ़ी थी, कंपीटिंग थियरीज, दो थियरीज जिनमें झगड़ा चल रहा था। पहली थियरी थी न्यूटन की थियरी, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी, और दूसरी थी हाइगेन्स वेव थियरी। तो वो जो क्रिश्चियन हाइगेन्स था, क्रिश्चियन हाइगेन, उसकी जो थियरी थी वो मर चुकी थी। वो मर चुकी थी इसलिए बिकॉज न्यूटन के ज़माने में न्यूटन की बात के अलावा किसी बात पे कोई यकीन करना नहीं चाहता था। न्यूटन को लोग चैलेंज करना नहीं चाहते थे और ये सोचते थे कि न्यूटन ने जो भी कहा सब कुछ सच है। तो उसके सामने जब हाइगेन की थियरी आई तो लोगों ने उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, तो वो थियरी रिजेक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, मर गई थी थियरी। इसने समझ लो एक तरीके से रिवाइव किया। इसने कहा कि हाइगेन की थियरी का इस्तेमाल करके डिफ्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो इसने ही रिवाइव दी हाइगेन्स थियरी, ही रिवाइव्ड हाइगेन्स थियरी। तो हाइगेन की जो थियरी मर चुकी थी उसे इसने फिर से जिंदा किया और उससे बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन का बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। अब इसके बाद आते हैं अपने बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जो सभी को मालूम होंगे, किरचॉफ। किरचॉफ का लॉ आप लोगों ने पढ़ा था दो चैप्टर्स में, 12वीं में। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उन्होंने 11th में पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों ने। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में भी किरचॉफ का एक लॉ था, ब्लैक बॉडी से रिलेटेड, किरचॉफ का लॉ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी को पता होगा, हर एक ने पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 12th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ के दो लॉज हैं, याद रहे, लॉ ऑफ करंट्स एंड लॉ ऑफ पोटेंशियल एंड ऑल दैट। सो लिसन, कहने का मतलब है कि अब वो किरचॉफ आया, तो किरचॉफ ने क्या किया, इस थ्योरी को मैथमेटिकल फाउंडेशन दिया, मैथमेटिकल नींव स्थापित की। मैथमेटिकली ये थ्योरी क्या कहना चाहती है वो एस्टैब्लिश किया। सो रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ, ये एक जर्मन नेम है, मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, आई एम सॉरी। इसको बहुत अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, मैंने तो इसके 4-5 प्रोनाउंसिएशन देख लिए, सबके सब अलग थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बोलूंगा ही नहीं। तो कुछ कोई किरचॉफ बोलता है, कोई कुछ और बोलता है।
तो हम लोग इसको अंग्रेजी में किरचॉफ ही बोलेंगे फिलहाल। सो रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ ने लेड द मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, फॉर सिंपली डिफ्रैक्शन थियरी। सो डिफ्रैक्शन थियरी के लिए एक फर्म मैथमेटिकल फाउंडेशन इसने स्टैब्लिश किया, रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ ने। एंड फाइनली पिक्चर में आए सॉमरफील्ड। तो जो सॉमरफील्ड उन्होंने पूरा डिटेल में, अच्छा अगर कुछ लोग अगर इसको नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि जो बोर ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, नील्स बोर ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उसका बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसको बहुत ही डिटेल्ड विस्तार किया और आगे बढ़ाया सॉमरफील्ड ने। सो ही वॉज अ वेरी गुड फिजिसिस्ट एज वेल एज अ मैथमेटिशियन। तो इसने आज तक की सबसे ज़्यादा डिटेल्ड एंड मैथमेटिकली वेरी फॉर्म एंड साउंड थियरी इसने दी है, बहुत ही ज़बरदस्त थियरी दी है। सो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट एलैबोरेट थियरी इसी ने दी है मैथमेटिकल। सो मोस्ट एलैबोरेट, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ थियरी दी है। मोस्ट एलैबोरेट थियरी ऑफ मैथमेटिकल थियरी ऑफ, मैथमेटिक्स नहीं लिखूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। सो मैथमेटिकल थियरी ऑफ डिफ्रैक्शन। सो आज तक की सबसे ज़्यादा एलैबोरेट मैथमेटिकल थियरी दी है मिस्टर सॉमरफील्ड ने, ठीक है। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हालांकि बहुत ही टफ है, ये बहुत ही टफ है, हद से ज़्यादा टफ है। तो ये कहाँ घुस जाती है मालूम है थियरी? ये पहुंच जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में। तो ऑप्टिक्स एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि लाइट देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये बिल्कुल उसके अंदर घुस गए हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होके कैसे बाकी पूरा बिहेवियर दिखाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है एक नॉर्मल ऑप्टिक्स के फेनोमेनन का। तो थियरी बहुत ही टफ है, मतलब बहुत ही टफ थियरी है, लंबी चौड़ी है, एंड उतना बीएससी के सिलेबस में नहीं आता है। तो बीएससी में से हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया है। हमसे पढ़ने वाले बहुत ही बेसिक थियरी जो कि फ्रेस्नेल ने डेवलप की है, फ्रेस्नेल ने। नाउ लिसन, फ्रेस्नेल ने जो बातें कही, कुछ बातें कही, वो बातें हम बाद में सुनेंगे। पहले फ्रेस्नेल ने जिसको जिंदा किया, हाइगेन को, पहले हाइगेन की कुछ बातें जान ले कि हाइगेन का क्या कहना था। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने हुए हैं आप लोग, तो बेसिकली मेरे साथ आई होप आप लोग सब बने हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं डिटेल में चीज़ें। तो हाइगेन के असम्पशंस क्या थे? लिसन वेरी केयरफुली। हाइगेन्स प्रिंसिपल हम देख रहे हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हाइगेन का नाम मैं गलत कह रहा हूं, ये तो अंग्रेजी में हाइगेन्स कहते हैं, एक्चुअल में ही वॉज अ डच पर्सन। डच मतलब फ्रॉम हॉलैंड या नेदरलैंड्स, आपने सुना होगा। तो वो नेदरलैंड्स के थे। तो इनका जो नाम है हम लोग तो बोल ही नहीं सकते। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं जो हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते। आपको ये बात जानकर हैरानी होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ना उर्दू, ना अरेबिक, ना हिंदी, ना इंग्लिश, जो हमारी नॉन लैंग्वेजेस हैं, एंड मराठी, इन सब में वो लेटर ही नहीं है, तो आप उसे बोलेंगे कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सऊदी अरब के लोग हैं, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज खास करके जो भी जितनी भी हैं, अरबी भाषा में प नहीं है, पे नहीं है, प। उर्दू में आता है प, लेकिन अरबी में प नहीं है। तो आप लोग उनको अगर कुछ हेल्प करेंगे तो आपको मतलब आपसे अगर वो हेल्प मांगेंगे तो आपको प्लीज बोलते हैं, प्लीज। दे कैन नॉट से प्लीज, उनको प्लीज बोलना नहीं आता है। आप उन्हें सिखाइए, वो फिर भी प्लीज बोलेंगे। तो अगर आपकी लैंग्वेज में वो चीज़ है ही नहीं, तो बचपन से आपकी ज़बान जो है उस तरीके से सेट हो जाती है। लिसन, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये सोचो कि नाइजीरिया में या बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स हैं, वहाँ तो अजीबोगरीब नाम होते हैं। तो वहाँ पर आप
उनके नाम कैसे प्रोनाउंस करोगे? उनकी तो भाषा आपने सुनी नहीं, उन्होंने कितने अजीब तरीके से चीजें बनाई हैं, कैसे मतलब आप कैसे कर पाओगे, राइट? तो नाइजीरिया या बाकी किधर भी अगर आप चले जाएंगे जहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, उनकी भाषा एकदम अजीब होती है, तो वो उनसे आप अपना नाम उनको पूछिए कि आपका नाम क्या है, तो वो कहेंगे अख मैं ऐसा, तो ऐसे नहीं बात करेंगे। तो हाउ विल यू से दैट नेम? अजीबो गरीब साउंड प्रोड्यूस करके कुछ बातें करेंगे। तो आपने तो कभी वो चीज़ सुनी ही नहीं ना, तो आपको समझ में कैसे आएगा? एनीवे चलिए लौट आते हैं। तो जो हाइगेन है, हाइगेन इसने जो प्रिंसिपल दिया बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर इसने जो प्रिंसिपल दिया, इस प्रिंसिपल की सारी बातें बेतुकी सी लगती हैं, मतलब कुछ मीनिंग लगता ही नहीं उसमें, लेकिन इसका प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके प्रिंसिपल से आप क्या क्या कर सकते हैं ये बात आपको मालूम पड़ेगी अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने 12th क्लास के बच्चों को ये वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया है। वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज हाइगेन का जस्ट खाली थियरी थोड़ी सी बतानी है, प्रिंसिपल, और आगे बढ़ना है और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन समझना है। हाइगेन की थियरी डिटेल में, उसका एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में, जो कि 12वीं लेवल का वीडियो है, 12th स्टैंडर्ड का वीडियो है। तो यहाँ पे बहुत डिटेल बातें नहीं करेंगे, खाली इसकी बात सुनेंगे और समझ लेंगे, ठीक है? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हाइगेन ने क्या कहा? हाइगेन ने कहा कि अगर कोई एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स एस, लेट्स से, अगर कोई एक सोर्स है तो उससे ढेर सारे वेव फ्रंट्स निकलते हैं, वेव फ्रंट्स। तो एक वेव फ्रंट ये हो गया, दूसरा ये वेव फ्रंट हो गया, तीसरा ये वेव फ्रंट हो गया। नाउ लिसन, लेट्स से कि आपकी आंख जब खुली, जब आपकी आंख खुली, आपने सीधा इसे देखा। आप किसी को भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, लेकिन लेट्स से कि इसे देखा। आपकी आंख खुलते ही जब आपने जब आपने इसे देखा, तो जिसको भी देखा आप कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट्स है, वेव फ्रंट। अगर आप में से कुछ बच्चे वेव फ्रंट भी नहीं जानते हैं तो भाई पहले 12वीं पढ़ लो थोड़ा सा, तो 12वीं के वीडियोस देख लो, तो वहां पे समझ में आएगा कि वेव फ्रंट क्या होता है। शॉर्ट में बता देता हूं, शॉर्ट में ये क्रेस्ट है, यहां ट्रफ बनेगा, फिर से क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, क्रेस्ट बनेगा। अबे अकल के बुदलो, ये वेव है पूरा, समझ में आ रहा है ऐसा? और वेव क्या एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना जाती है, इधर भी तो जाएगी, इधर। तो सारे के सारे जो क्रेस्ट है उन्हें मिला के जो बनाया गया वो एक वेव फ्रंट है। आप चाहें तो सारे के सारे ट्रफ भी मिला सकते हैं। अरे देखो पानी की लहरें नहीं दिख रही है ये, तो सारे के सारे पीक्स जोड़ दिए, क्रेस्ट जोड़ दिए, तो वेव फ्रंट बन गया। आप चाहें तो सारे के सारे ट्रफ भी जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो सारे के सारे ट्रफ भी जोड़ सकते हैं, ट्रफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब बच्चों को बताने वाली बातें हैं, आप लोग तो बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं भाई, बीएससी वाले बच्चे। तो एनीवे इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, यहाँ ध्यान दीजिए। इधर आ जाइए लौट के, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लीज बी क्वाइट, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, मिस नहीं करना आपको जरा भी कोई भी बात। तो हाइगेन ने क्या कहा? हाइगेन ने कहा कि जो भी वेवफ्रंट आपको दिख गया ना, वही प्राइमरी वेवफ्रंट है। तो लेट्स से कि यही दिख गया, यही दिख गया, यही प्राइमरी वेवफ्रंट है। सो एवरी पॉइंट, हर पॉइंट ना, हर पॉइंट, मैं तो खाली 2-3 चुन ले रहा हूं, लेकिन एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट, इसका नाम क्या है? प्राइमरी वेवफ्रंट। प्राइमरी जो भी दिख गया, आंख खुली पहले दिखा, वही है प्राइमरी वेवफ्रंट। सो एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट्स एज, हर पॉइंट प्राइमरी वेवफ्रंट का ऐसे एक्ट करता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो खुद सोर्स ऑफ लाइट हो। तो अगर वो ऐसे बिहेव करता है तो भैया ये तो पहला वाला जो सोर्स है इसे हम कह देंगे प्राइमरी सोर्स, उसे कह देंगे सेकेंडरी सोर्स। सो हाइगेन का प्रिंसिपल सुन लीजिए, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट्स एज secondary source of light and emits light in all possible directions। और लाइट फेंकता है हर
पॉसिबल, हर संभव दिशा में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो ये था हमारा प्राइमरी सोर्स, इससे निकला प्राइमरी वेवफ्रंट, लेकिन वो बन गया सेकेंडरी सोर्स, तो उससे निकलेगा सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका वेवफ्रंट की शक्ल क्या होगी? वेवफ्रंट है क्या? इट इज अ लोकस कर्व ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सब हाइट पे हैं तो सब हाइट पे हैं, सब नीचे तो सब नीचे हैं, सब ऊपर है तो सब ऊपर है। इसको बोलते हैं वेवफ्रंट। तो लिसन, यहां से अगर रोशनी निकली और इधर गई, यहां से रोशनी निकली इधर गई, यहां से रोशनी निकली इधर गई, सेम टाइम में सब इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अगर यहां से क्रैश निकला वहां ट्रफ पहुंचा, तो इसका भी क्रैश निकलेगा ट्रफ पहुंचेगा, इसका भी क्रैश निकलेगा ट्रफ पहुंचेगा, क्रैश निकलेगा ट्रफ पहुंचेगा। तो सारे के सारे ट्रफ जोड़ दो या सारे के सारे क्रैश जोड़ दो, तो वही तो वेवफ्रंट है। तो इसका वेवफ्रंट स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल, अरे भैया ये भी स्फेरिकल ही था, अरे ये भी स्फेरिकल ही था। अरे मैंने सर्कल खाली कंप्लीट नहीं किया है, मतलब स्फीयर कंप्लीट नहीं किया है। 2D दुनिया, ये 2D दुनिया, 2D, 2 डायमेंशनल, 2 आयाम की दुनिया है, 2 डायमेंशन की दुनिया है। तो इसमें स्फीयर स्फीयर नहीं सर्कल दिखता है, स्फीयर स्फीयर नहीं दिखता, सर्कल दिखता है। किसी को समझने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो याद कर लो कि ठहरे हुए पानी में पत्थर जब आप छोड़ते हो, पत्थर, तो जो रिपल्स बनते हैं, सर्कल्स बनते हैं, सर्कल्स, वही आपका वेवफ्रंट है, वो सर्कल ही वेवफ्रंट है। समझ गए वेवफ्रंट का मतलब? मिस अहमद समझी बेटा आप? गुड। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यह है प्राइमरी सोर्स, इससे निकला प्राइमरी वेवफ्रंट। मैं छोटा सा हिस्सा उसका ले रहा हूं, छोटा सा हिस्सा, और उसके हर पॉइंट को कह रहा हूं कि वो सेकेंडरी सोर्स है। अब सेकेंडरी सोर्स है तो भैया लाइट फेंकेगा, और लाइट कहां फेंकेगा? हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में लाइट फेंकेगा, तो एक स्फीयर बनेगा, स्फीयर जो कि दिख रहा है सर्कल जैसा, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड 2D है, 3D नहीं है ना, स्फीयर नहीं दिख सकता ना, तो कैसा दिख रहा है ये? सर्कल, सर्कल, लेकिन है ये स्फीयर। तो पहला पॉइंट सभी को याद हो जाना चाहिए। जीनत जी, पहला पॉइंट सभी को याद हो जाना चाहिए। एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट acts as secondary source of light and emits light in all possible directions। समझ गए? ये पहला पॉइंट है हाइगन का। अब हाइगन का दूसरा पॉइंट, हाइगन का दूसरा पॉइंट, लिसन, उसने बोला लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, लेकिन ये लाइट का मैं नाम रखना चाहूंगा। यहां से जो वेव्स निकल के, अरे यहां से जो वेव्स निकली जिससे ये वेवफ्रंट बना, यहां से जो वेव्स निकली जिससे वेवफ्रंट बना, उन्हें हम कह सकते हैं प्राइमरी वेव्स। अरे प्राइमरी सोर्स है, ये प्राइमरी वेव्स हैं, इनको जोड़ के बना प्राइमरी वेवफ्रंट। अरे हाँ क्या ना कल के पुतलो, दीज आर प्राइमरी वेव्स, बराबर, दीज आर प्राइमरी वेव्स। तो फिर ये क्या होंगी? सेकेंडरी वेव्स। लेकिन लिसन लिसन लिसन, सेकेंडरी वेव्स बोलना थोड़ा तौहीन लग रही है। क्यों वेव्स की तौहीन? अरे वेव्स तो विशाल काय होती हैं, बड़ी होती हैं, ये तो छोटू छोटू सी हैं, अभी तो निकली हैं, तो इन्हें वेवलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वेवलेट्स। अरे अरे ड्रॉप, ड्रॉप, बूंद, बूंद, बूंद का छोटा ड्रॉपलेट, तो वेव का छोटा वेवलेट। हमारे जो कवि लोग होते हैं, कवि लोग, कवि, पोएट्स, और जो गायक लोग होते हैं, और जो लिखने वाले, गाना लिखने वाले होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं एंड बहुत अच्छा खासा फिजिक्स भी समझते हैं। तो जैसे कि वो गाना नहीं, तो वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, है कि नहीं, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सो मौजों की रवानी मीन्स व्हाट? मौज मीन्स वेव, रवानी मीन्स फ्लो। मौजों की रवानी है, वेव्स, वेव वेव वेव, लहर, राबिया जी लहर, मौज। अरे नहीं,
वो अरे आप जिस मौज मस्ती की बात कर रही हैं वो तो उर्दू नहीं, हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। हिंदुस्तानी मतलब क्या? मिक्सचर ऑफ उर्दू, हिंदी, पर्शियन एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस। वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। इसमें मौज का मतलब होता है एंजॉय। ये जो मौज है ये प्योर उर्दू वर्ड है। मौज का मतलब होता है वेव, लहर, और रवानी मतलब होता है फ्लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? चलिए एनीवे लौट आते हैं। मिसबा जी जरा ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये क्या है? ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स अरे हाँ के ना? तो पहला पॉइंट सबको याद है? मैं सेकंड पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट था एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अब द सेकेंडरी वेवलेट्स emerging from these sources create a secondary spherical wavefront. The secondary wavelets, अरे भैया क्या कह रहा हूं मैं? The secondary wavelets emerging निकल रही है कहां से? From these secondary sources create a spherical secondary wavefront या secondary spherical wavefront। समझ गए? secondary spherical wavefront बन रहा है ना भाई? अरे बाबा जो बनाया है वही बोल रहा हूं मैं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। द सेकेंडरी वेवलेट्स इमर्जिंग फ्रॉम दी सेकेंडरी सोर्सेज क्रिएट अ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवफ्रंट। ये हो गया हाइगन का सेकेंड पॉइंट। हाइगन का सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, only the forward part of these wavefronts, these spherical wavefronts, forward part of these spherical wavefront is effective and the backward moving part is ineffective. Third point, only the forward moving part of these spherical wavefronts, only the forward moving part of this spherical wavefront is effective and the backward moving part is ineffective। किसी काम का नहीं है। तो हर पॉइंट के लिए पहले तो मैं बना दूं इतने बड़ा स्फीयर, हर पॉइंट के लिए बनाना पड़ेगा। अरे मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, लाखों पॉइंट है, लाखों पॉइंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मैंने 3 लिए हैं क्योंकि मेरा हाथ दुख जाएगा लाख बनाने में, मैं बना भी नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है बेटा? सो ओनली द फॉरवर्ड मूविंग पार्ट इज इफेक्टिव, बैकवर्ड मूविंग पार्ट इज इनइफेक्टिव। ये हो गया थर्ड पॉइंट। Only the forward moving part of the spherical wavefront is effective and the backward moving part is ineffective. Last point ये है, a tangent drawn to all these secondary wavefronts gives the new wavefront, gives the position of the new wavefront. A tangent drawn to all these secondary wavefronts gives the position and shape of the new wavefront। तो भैया समझे कि नहीं समझे? कितनी बेसिक बातें हैं मिस्टर दिलशाद, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? A tangent drawn to all these secondary wavefronts gives the position and the shape भी दे रहा है of the new wavefront। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। लिसन, अरे इसके बाद तो यही बनेगा ना बड़ा सर्कल, फिर इस पे पॉइंट चुन लो, इस पे पॉइंट चुन लो, इस पे पॉइंट चुन लो, फिर नई पोजीशन मिल जाएगी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अकल के पुतलो, फिर इस पे चुन लो। देखो जितना देर इंतजार करोगे उतना बड़ा स्फीयर बनेगा क्योंकि लाइट उतनी ही दूर जाएगी। अरे तो अगर मैं ज्यादा इंतजार करूं तो इतने छोटे छोटे गोले नहीं बनेंगे बल्कि बड़े गोले बनेंगे। हाँ के ना? अरे छोटा गोला क्यों बनाया है? मैंने फटाक से मतलब वापस से वेवफ्रंट की लोकेशन ढूंढने की कोशिश की है। ज्यादा इंतजार करूंगा तो गोला बड़ा बन जाएगा, इसी पॉइंट के अराउंड बड़ा गोला बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट। टेंजेंट बना तो फिर से नया वेवफ्रंट आ गया। तो ऐसे करके ये सर्कल्स आगे बढ़ते हैं। पानी में भी खोपड़ी में बातें घुस रही हैं। तो वेवफ्रंट्स एक के बाद एक कैसे बनाना है, इसी चीज का नाम है हाइगन प्रिंसिपल। तो हाइगन प्रिंसिपल के 4 पॉइंट आपने लिख लिए, हाँ क्या ना?
आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट, लिसन, वो ये है, द एक्शन ऑफ दीज सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, द एक्शन ऑफ दीज secondary wave fronts is confined, action of these secondary wave fronts is confined to only those points which touch the tangent, which touch the tangent. Listen, the action of these secondary wave fronts is confined to only those points which टच द टेंजेंट या टच द एनवेलप, एनवेलप भी कह सकते हैं, एनवेलप। बातें भेजे में घुस रही हैं, मतलब क्या हुआ, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे, अगर आपने सच्ची में सोचा है तो, कि सर ये बड़ा बेतुका और वाहियात है, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं तो सोचता ही था कि बहुत ही वाहियात है, कुछ मतलब ही नहीं इस चीज का, क्यों दे रहे हैं, एकदम बचकानी चीज है। अरे भाई खाली एक पॉइंट ले लो और पॉइंट के बाजू में बनाते चले जाओ चुपचाप, क्यों इतनी मेहनत करना। और ये सब क्या बकवास है कि हर पॉइंट जो है सेकेंडरी सोर्स है, इधर उधर लाइट फेंकेगा, पीछे वाला बेकार है, आगे वाला इंपॉर्टेंट है, फिर टेंजेंट बनाओ। इस चीज का असली मजा समझने का आपको तभी आएगा जब आप 12वीं को अच्छे से वापस से दोबारा पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों है। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया, बहुत ही डिटेल में, कि एग्जैक्टली इसका फायदा क्या है। बट अब फिलहाल क्या समझोगे, सुनो इधर देखो, अकल के पुतलो ध्यान दो, ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये पॉइंट है, इसके बाजू में हमने ले लिया ये वेव फ्रंट बना के, ठीक है, ऐसे बना के ले लिया वेव फ्रंट। अरे यार ये मार्कर्स है ना, कभी कभार बराबर काम नहीं करते, पता नहीं क्यों, इंक भर के ला रहा हूं फिर भी नहीं कर रहे। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, देखिए यहां पर अगर मैंने एक बनाया ये सर्कल, तो ऐसा बना, दूसरा वाला ऐसा बना, तीसरा वाला ऐसा बना, इसको बना दिया टेंजेंट। तो ये जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है, टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करता है ना, अरे बराबर से नहीं बनाया है, वरना टेंजेंट है ना सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच करता है, एग्जैक्टली। तो लिसन, हाँ स्ट्रेट कौन सा, क्या टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होती है ऐसा आप कह रही है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। टेंजेंट मतलब कोई भी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक जगह पे एग्जैक्टली छुए। मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ, डोंट वरी, मैं बताता हूँ, वेट। तो इकरारुन की बात भी हम लोग सुनेंगे और समझेंगे, डोंट वरी। लिसन, शांत हो जाइए। वो क्या कह रहे हैं हाइगन, के एक्शन जो भी हो रहा है सिर्फ उस पॉइंट पे हो रहा है जो टच कर रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अकल के बुतलो, लाइट यहां से यहां तक पहुंची थी, जाने को यहां से यहां भी जा सकती है, ऐसा हाइगन कह रहा है। जाने को यहां भी जा सकती है, जाने को यहां भी जा सकती है, लेकिन जाएगी नहीं। कहां जाएगी? इसी जगह पे जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है। ये देखो, लाइट इधर गई, जाने को इधर जा सकती थी, इधर जा सकती थी, इधर 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 कहीं भी, लेकिन जाएगी किधर? इधर, जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है। जहां पे टेंजेंट पे टच कर रहा है, बराबर बन नहीं पाया, तो जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है वहीं पर भी लाइट आगे बढ़ेगी। वैसे यहां पर भी देखो ध्यान से, अरे हर जगह ऐसी होगा अकल के बदलो। हाँ क्या लाइट तो ऐसी जाती है ना भाई, ऐसा क्यों जा रही है मतलब? अरे आपने कभी क्या बचपन में रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन सुना नहीं क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट जो है बिल्कुल नाक की सीध में चलती है। लाइट जो है नाक की सीध में चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लेकिन ये बात तभी सच है जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हों, या फिर वेव ऑप्टिक्स में सामने रखी हुई चीज़ें, लाइट के सामने रखी हुई चीज़ें बहुत बड़ी हो, लाइट से बहुत बड़ी हो, लाइट की वेवलेंथ से, तो लाइट एकदम सीधा सीधा चलती है। लेकिन जहाँ पे उसके सामने छोटी छोटी चीज़ें आ गई, उसी के साइज़ की चीज़ें आ गई, तो फिर वो इधर उधर भटकती है। बट एनीवे, अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ऐसे क्यों, कि इसके बाद यही पॉइंट क्यों आएगा, जाने को इधर जा सकती थी, ये नहीं। लिसन, जब तक कि ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई बीच में आ ना जाए, तो लाइट इधर उधर बिखरती नहीं है, चुपचाप सीधी चलती है। ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो बिखर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिए, लाइट मान लो, इधर देखो, लाइट मान लो ऐसे आ रही थी, ऐसे,
तो इसका वेव फ्रंट जो होगा वो ऐसा होगा। इकरारुन जी ध्यान से, इसका वेव फ्रंट ऐसा होगा। कैसे बनाया, कैसे बनाया सुनो। मान लो यही प्राइमरी वेव फ्रंट है, मान लो यही प्राइमरी वेव फ्रंट है, तो इसमें एक पॉइंट चुनो, एक और पॉइंट चुन लो, एक और पॉइंट चुन लो। क्या करोगे अभी, स्फीयर बनाओगे, स्फीयर बनाओगे, स्फीयर बनाओगे, फिर से टेंजेंट बनाओगे, होगा स्ट्रेट टेंजेंट। तो ऐसा मान लो ना कि आप स्ट्रेट ही बना रहे हो, लेकिन अगला वाला स्फीयर इसके बाजू में ना होके, इसकी तरह बाजू में ना होके, बल्कि इधर साइड में, तो फिर टेंजेंट वहां पे ऐसी बनाना पड़ेगी। फिर एक स्फीयर यहाँ पे, तो टेंजेंट ऐसी बनाना पड़ेगी। तो सारे टेंजेंट को जोड़ दोगे तो एनवेलप ही बनेगा ना। तो ये जो हमने बनाई ऐसे ही बनाया है, अरे इधर इतना सा बनाया, इसका टेंजेंट ऐसा है, इसका टेंजेंट ऐसा है, इसका टेंजेंट ऐसा है, अब हमने सबको जोड़ दिया तो एनवेलप बन गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं? तो लिसन वेरी केयरफुली। ये लाइट जो जा रही है आगे सामने, प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ये है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। जब तक ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करोगे शराफत से ऐसे ही आगे बढ़ेगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट किया, यहां डाल दी दीवार, यहां डाल दी दीवार, अब टकरा के लाइट सीधा नहीं जाएगी, नहीं नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, ऐसी हो जाएगी लाइट, ऐसे हो जाएगी, लाइक दैट। आपने देखा भी होगा ऐसा फिगर, ऐसा फिगर देखा भी होगा कि लाइट दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि ऐसे करके निकलेगा, ऐसे, लाइक दैट। हाँ क्या ना, रियलिटी में आपने देखा होगा ये। तो ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो हाइगन ने क्यों बोला कि यहां भी जा सकती है, वहां भी जा सकती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट किया तो सच में जा सकती है। ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करोगे तो वहीं पे जाएगी जहां पे टेंजेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो स्ट्रेट ही जाएगी। तो चलिए, वक्त तो चला है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। इसकी कहानी हम लोग अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।